गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है एक्सप्लेन इनेट इम्यूनिटी इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में हमें इनेट इम्यूनिटी एक्सप्लेन करनी है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि इम्यूनिटी कितने टाइप की थी, 2 टाइप की थी, जिसमें आ रही थी इनेट और एक्वायर्ड। अब जो इनेट इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी में आप याद करोगे सब लोग, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, मतलब हम इस इम्यूनिटी के साथ पैदा होते हैं, ये हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट होती है। ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ये ऐसे स्पेसिफिक नहीं होती कि इसको इसी पैथोजन को टारगेट करना है, इसलिए इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ये नॉन स्पेसिफिक होती है। ये फास्ट होती है, ये जैसे ही पैथोजन के कांटेक्ट में आएगी तो ये विद इन मिनट्स या आवर्स में क्या करती है, अपना रिस्पॉन्स शो कर देती है, और इसमें कोई भी मेमोरी नहीं बनती। कल हमने डिस्कस किया था ना कि मेमोरी सेल्स बनते हैं, बट इसमें क्या होता है, इसमें कोई मेमोरी नहीं बनती, ये याद नहीं रखती पास्ट इन्वेटर्स को कि वो हेल्प कर सके फ्यूचर एनकाउंटर्स में। ठीक है, यानी इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक डिफेंस प्रेजेंट एट बर्थ। अब इसके कितने पार्ट्स हैं, इसके पार्ट है 4, जिसमें आती है सबसे पहले आपके पास फिजिकल बैरियर। इसके पार्ट्स आपको चारों याद रखने हैं। इसमें आएगा फिजिकल बैरियर। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, इसके अंदर आएंगे आपके स्किन, म्यूकस और मेम्ब्रेन, यानी कि जो भी आपकी आउटर स्किन है वो आपको डायरेक्ट पैथोजेंस को अटैक करने से क्या करती है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रिवेंट करेगी। म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन किस किस की हो जाएगी, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है आपके, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। जो सीलिया हैं, आई लैशेज हैं आपकी, हेयर हैं, ये क्या करते हैं, फिजिकली ब्लॉक करते हैं एंट्री को। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या आता है, इसके अंदर आएंगे आपके सलाइवा, स्टमक इन एसिड, टीयर्स, म्यूकस कंटेन एंजाइम्स जैसे कि लाइसोजाइम्स होते हैं, और लो पीएच चाहिए होता है माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, आपके फिजियोलॉजिकल के अंदर। नेक्स्ट आपकी इम्यूनिटी आएगी इसी में टाइप में सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर्स। अब सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं इसके अंदर आपके आएंगे मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स। जो फैगोसाइट्स होती हैं आपकी, फैगोसाइट्स में 2 आते हैं, एक आपका आता है न्यूट्रोफिल और एक आता है आपका मैक्रोफेज। यानी ये इंगल्फ करेंगे और डाइजेस्ट कर लेते हैं पैथोजन को। क्या करेंगे, ये इंगल्फ कर लेते हैं एंड डाइजेस्ट पैथोजन। ये हमने बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर में पढ़ा भी था कि फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो आपके 2 सेल्स का पोजेस करते हैं। कौन कौन से थे, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। यानी कि सेलुलर बैरियर्स के एग्जांपल में आप इन दोनों को याद रखोगे। अब इसमें होता क्या है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि क्रूशियल रिस्पॉन्स होता है ये हमारी बॉडी का, जिसमें ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और रिक्रूट करता है आपके इम्यून सेल्स को जहाँ पर भी इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोनेंट साइटोकाइन बैरियर। अब जो साइटोकाइन बैरियर है, इसके अंदर आते हैं आपके इंटरफेरोन्स, जो आपको आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करेंगे, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को। क्या कहा मैंने, इसके अंदर आएंगे इंटरफेरोन्स जो प्रोटेक्ट करेंगे वायरस के अगेंस्ट आपके सेल्स को। कौन से सेल्स को, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं।
तो ये किसके अंदर आ जाएगा, आपका साइटोकाइन बैरियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जो बताया था आपको अभी, अगर हमने फर्स्ट क्वेश्चन इनेट इम्यूनिटी का किया है तो नेक्स्ट हमारा किससे रिलेटेड होगा, एक्वायर्ड से। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इसको लिख लेते हैं एक बार। एक्वायर्ड इम्यूनिटी अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि ये आफ्टर बर्थ आपके बॉडी में आएगी, और ये कब आती है, आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजेंस। तो इसके अंदर आपको ये टर्म याद रखनी है कि ये कब आएगी आपके पास, आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजेंस। यानी कि ये बॉडी की स्पेसिफिक और लर्नड डिफेंस सिस्टम होता है जो डेवलप करता है आपके पूरे लाइफ टाइम के दौरान, और जब भी कोई भी फॉरेन सब्सटेंस से एनकाउंटर करती है आपकी बॉडी। अब हमने उन फॉरेन सब्सटेंसेस को क्या नाम दिया है, एंटीजेंस। यानी जो हमारे फॉरेन सब्सटेंसेस से एनकाउंटर करेंगे उनको हम क्या कह देते हैं, एंटीजेंस। एनकाउंटर फॉरेन सब्सटेंसेस। अब हमने उसमें क्या किया था कि वो जो मेमोरी है वो कोई मेमोरी सेल्स नहीं क्रिएट करते, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये क्या करती है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या करेगी, क्रिएट करती है, क्योंकि ये मेमोरी सेल्स बना देती है फॉर फास्टर फ्यूचर रिस्पॉन्स। और ये इन्वॉल्व करती है बोथ एक्टिव एंड पैसिव एंटीबॉडीज़। तो इसमें याद रखोगे आप एक्टिव एंटीबॉडी और पैसिव एंटीबॉडी, ये दोनों बनाएगी। एक्टिव एंटीबॉडी में तो क्या आ जाएगा, मेकिंग ऑन एंटीबॉडीज, और पैसिव में क्या आएगा, रिसीविंग एंटीबॉडीज, मतलब बाहर से इंजेक्ट की जाती हैं एंटीबॉडीज इसमें पर्सन के अंदर। ये हाईली स्पेसिफिक होती है, हाईली स्पेसिफिक होगी, और ये अडेप्ट करती है टारगेट को, पर्टिकुलर इन्वेडर्स को। जैसे कि कोई वायरस आया, बैक्टीरिया आया, तो उनके लिए उन्हीं को डायरेक्ट क्या करेगी, एनकाउंटर करेगी। अभी मैंने आपको बताया एक एक्टिव हो गया, अब इसके अंदर आएगा हमारा एक्टिव। ये कितने टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। इसके हमने जो इनेट इम्यूनिटी थी उसमें हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें आ जाएगा एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अभी पीछे हमने क्या डिस्कस किया कि एक्टिव एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करती हैं और पैसिव भी। अब इसके अंदर क्या होता है, एक्टिव वाली में जो पीछे बताया था ना एंटीबॉडी वाला, ये बॉडी प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज़ को, यानी कि हमारी खुद की बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़, और इसमें क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र की जाती हैं।
जैसे कि इसको याद रखोगे आप किससे, कोलेस्ट्रम से। जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, IgE प्रेजेंट होती है, और ये बच्चे को एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करेगी। तो ये किसके अंदर आ जाता है, आपके पैसिव में। अब ये जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये किस तरीके से फंक्शन करती है, इसको समझना ज़रूरी है। इसके लिए इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो कंपोनेंट है इसका ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एक कंपोनेंट क्या है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर क्या आते हैं, आपके बी लिम्फोसाइट्स आते हैं। कल हमने दो लिम्फोसाइट्स डिस्कस किए थे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट हमारे क्या प्रोड्यूस करवा रही थी, एंटीबॉडीज़, और टी हमारा क्या करवा रहा था, बी सेल्स को हेल्प कर रहा था एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज़ और फाइट करेगा पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी फ्लूइड्स में। और दूसरे इसके कंपोनेंट में आ जाता है आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके अंदर आपके आते हैं टी लिम्फोसाइट्स। यानी याद रख लेना इस चीज़ को, ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात हो रही होगी यानी बी लिम्फोसाइट्स की बात हो रही है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात हो रही है यानी कि टी लिम्फोसाइट की बात हो रही है। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये डायरेक्टली अटैक करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को और रेगुलेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। अब इसमें हमें एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन एक्सप्लेन करने हैं। अब देखो, अब हमारी जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी क्या हो गई, आपके सोल्जर्स हो गए जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करेंगे, फाइट करेंगे, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है, वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, वहाँ पे वो उस पैथोजन को क्या करते हैं, एंट्रैप करके उसको क्या कर देंगे, किल कर देते हैं, यानी इन्फेक्शन को फैलने नहीं देंगे, डिजीज़ कोज करने नहीं देंगे। अब इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चर की जब बात आती है तो जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, वाई शेप। फर्स्ट पॉइंट यही लिख देना है आपको कि एंटीबॉडीज़ वाई शेप के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और क्या बोलते हैं हम इनको, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर में आती हैं आपके पास दो हैवी चेन और दो लाइट चेन, और एंटीजन बाइंडिंग साइट्स टिप पे प्रेजेंट होती हैं। अब वो कैसी होती है ये मैं आपको बना के बताती हूँ। ये देखो, ये कैसा दिख रहा है आपको, वाई शेप का दिख रहा है, तो इसको हम क्या कह देंगे, वाई शेप का स्ट्रक्चर है। दूसरा इसके अंदर ये दो क्या बन गई, इसकी हैवी चेन्स, यानी इन दो को हम क्या कह देंगे, दो हैवी चेन्स। और अब बनाएंगे हम इसकी लाइट चेन्स। ऐसा बनाना है इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसकी क्या बन गई, दो लाइट चेन बन गई। ठीक है, और इनके बीच में लिंकेज की बात करेंगे तो इनके बीच में होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। इसको लेबल कर लेते हैं, ये हमारी क्या है, हैवी चेन, हैवी चेन। लेकिन जो हैवी चेन है ना उसके दो रीजन होंगे। जैसे ये वाला कौन सा रीजन है, कांस्टेंट रीजन, जो नीचे वाला ये पोर्शन हमें दिख रहा है, इसको हम क्या कह देते हैं, कांस्टेंट
रीजन। तो ये आपको याद रखना है कि ये चेंज नहीं होगा किसी के लिए भी। ये हमारा कांस्टेंट रीजन है और ये वाला जो है ये वेरिएबल है, क्योंकि अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज़ बनेंगी, तो ये अपने इसको क्या करती है, चेंज कर लेती है। ये क्या है, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। ये हमारी हैवी चेन थी, ये वाली हमारी कौन सी थी, लाइट चेन। लाइट चेन के अंदर भी ये वाला जो रीजन है ये लाइट चेन वाला रीजन हो गया। इसके अंदर अब हमारे पास आएंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स यानी जहाँ पे आपके बाइंड होंगे। तो यहाँ पे क्या, इनको हम क्या कह देते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट कह देंगे। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, दो हैवी चेन है और दो लाइट चेन है, हमने दोनों देख ली। हैवी चेन के अंदर कांस्टेंट रीजन होता है और वेरिएबल रीजन होगा। लाइट चेन के अंदर भी एक ही, नीचे वाला कांस्टेंट है, ऊपर वाला वेरिएबल है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट है टिप पे। अब इसका फंक्शन हमसे पूछा एंटीबॉडी का, तो ये न्यूट्रलाइज करती है टॉक्सिन को, एग्लूटिनेट करेगी पैथोजेंस को और एक्टिवेट करती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। यानी कि ये आपके अगर क्वेश्चन पूछता है तो फंक्शन के साथ इसका स्ट्रक्चर किससे बनी होती है और उनको हम कहते क्या है, क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ वैक्सीनेशन, और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो वैक्सीनेशन क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, डेड और वीकेंड पैथोजेंस को हम अपने इम्यून सिस्टम में इंसर्ट करते हैं ताकि उसके अगेंस्ट क्या बन जाए, मेमोरी सेल्स बन जाए। तो अगर फ्यूचर में कभी भी एनकाउंटर होगा तो क्या होता है कि वो उसको तभी के तभी क्या कर देंगे, किल कर देंगे। ये हमें प्रिवेंट करेगी इन्फेक्शियस डिजीज़ से, क्रिएट करती है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को, हेल्प करेगी इरेडिकेशन में। जैसे कि स्मॉल पॉक्स था, उसकी हमने वैक्सीनेशन अगर बच्चे के शुरू में ही हम लगा देते हैं तो आज के टाइम पे हमने स्मॉल पॉक्स को क्या कर दिया है, कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है और कम्युनिटी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोज, सिम्टम्स और प्रिवेंशन ऑफ एड्स। एड्स के बारे में कल बताया था कि एड्स के फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी कि कौन सा वायरस इसको कोज करता है, तो क्या लिखोगे, HIV वायरस। HIV की फुल फॉर्म क्या लिखोगे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये ट्रांसमिट करता कैसे है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होगा, इन्फेक्टेड नीडल्स से होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगा, मदर टू चाइल्ड। ये सारे क्या हैं इसके ट्रांसमिशन के मोड्स हैं। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स में क्या आएगा, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, ठीक है, और वेट लॉस होता है और फीवर होता है। हम इसको प्रिवेंट कर कैसे सकते हैं, सेफ सेक्स से, स्टेरलाइज सिरिंज से, जिस चीज़ से फैल रहा है उसी की प्रोटेक्शन से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और स्क्रीनिंग ब्लड, कि ब्लड जो हम किसी पेशेंट को देते हैं उससे पहले उसको अच्छे से स्क्रीन कर लेंगे कि वो किसी इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड तो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ एलर्जी। एलर्जी क्या है और उसमें रोल बताना है हिस्टामिन का। तो कल बताया था आपको, एलर्जी जो है एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होती है एलर्जेंस के लिए, ठीक है। तो इसमें हिस्टामिन का रोल क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज कहाँ से होता है, मास्ट सेल से। कल बताया था आपको, ये कोज क्या करता है, इन्फ्लेमेशन। वहाँ पे क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इचिंग होगी, स्नीजिंग, छींके आएंगे आपको, और जिसकी वजह से स्वेलिंग और रेडनेस हो जाती है। अब इसके सिम्टम्स में क्या लिखोगे आप, अगर पूछ लिया जाता है तो इसमें साथ के साथ, तो सिम्टम्स में आपको लिखना है स्नीजिंग, रनी नोज, रनी आईज या टीयर्स, ठीक है। ये सारे इसके क्या हो जाते हैं, सिम्टम्स हो जाते हैं, स्वेलिंग, रेडनेस, सब कुछ। नाउ अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कोज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। कि लोग, कल हमने किया था
कि जब किसी भी ड्रग को हम एक्सेसिव अमाउंट में लें और विदाउट नॉन मेडिसिनल पर्पस के अलावा, तो उसे हम क्या कह देते हैं, ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़। अब ये करते क्यों है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, तो इसके कॉजेज़ में आ जाएगा आपके पास क्यूरियोसिटी। ऐसे नहीं होता कि आखिर इसको करने से मिलेगा क्या, वो जानना है मुझे, तो बच्चे के अंदर वो चीज़ आती है। नेक्स्ट पीयर प्रेशर, कि उसने किया है तो मैं भी ट्राई करके देखूंगा एक बार। स्ट्रेस, जब बहुत कई बार स्ट्रेस ले लेते हैं तो उनको लगता है ऐसा कि ये स्ट्रेस रिलीविंग मेथड है, बट ऐसा होता नहीं है। वो स्ट्रेस में उस चीज़ को कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ टाइम के लिए उनका माइंड रिलीव हो जाता है, तो वो सोचते हैं हाँ ये स्ट्रेस रिलीव के लिए ठीक है, एंड देन ये उसको एक्सेसिव अमाउंट में ले लेते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, आपके लिवर और ब्रेन को डैमेज करेगा, हमें एडिक्शन हो जाता है, सोशल और फैमिली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, और एकेडमिकली वो बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स इन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में लिम्फोइड ऑर्गन के रोल्स बताने हमें। तो जो हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वो दो टाइप के हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होंगे सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आपके आएंगे बोन मैरो और थाइमस, और सेकेंडरी के अंदर आपके आ जाते हैं स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी था ना, और लिम्फ नोड। यानी कि इसके अंदर आपके आएंगे, बोन मैरो के अंदर आपके लिम्फोसाइट्स फॉर्म होते हैं, और डब्ल्यूबीसी हो गए। अब उसके बाद थाइमस के अंदर आपके जो ये हैं, ये क्या होते हैं, टी सेल्स मैच्योर होते हैं। स्प्लीन और लिम्फ नोड के अंदर आपके एंटीजेंस क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और इसमें लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑटो इम्यून डिजीज़ विद एग्जाम्पल। कल ही किया था आपने, ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो कब होती है, जब इम्यून सिस्टम अटैक करेगा सेल्फ सेल्स को। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में हमने कल किया था रेमेटोइड आर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस और टाइप 1 डायबिटीज़। एग्जाम्पल आप तीनों याद रख लेना इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कोज सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके क्या कॉजेज़ हैं और क्या सिम्टम्स हैं। अब देखो, कोज कौन करता है, हमारा एस टाइफी बैक्टीरिया। इसका सिम्टम्स में क्या आएगा, हाई फीवर, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, और हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, क्लीन वाटर और प्रॉपर सैनिटेशन से। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन कैंसर एंड इट्स टाइप। देखो, कैंसर में क्या होता है, ध्यान देना, कैंसर इज अनकंट्रोल्ड डिविजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। देखो, इसमें कैंसर में हमारे सेल्स कौन सी प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। वो क्या होता है, जैसे एक टिश्यू है, इसके अंदर सेल्स ग्रो करेंगे, तो जब सेल्स आपस में ग्रो करने लगते हैं, टच होने लगते हैं ग्रो करते टाइम, तो कांटेक्ट हो गया, यानी अब उनको समझ आ जाता है कि अब हमें और ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर इतनी ही कैपेसिटी थी, और किया तो वो फर्दर हमें क्या करेगा, नुकसान ही करेगा। बट कैंसर में क्या हो जाता है कि ये इस प्रॉपर्टी को तो क्या कर देंगे, लॉस्ट कर देंगे, और ये बहुत ज़्यादा पास पास ग्रो कर जाते हैं और क्या कर देंगे, ट्यूमर कोज कर देते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स में आ जाएगा, अगर एपिथेलियल टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा सेल्स को ग्रो करके वहाँ ट्यूमर कोज कर रहा है तो उसको कार्सिनोमा कह देंगे, कनेक्टिव टिश्यूज़ कर रहे हैं तो सार्कोमा कह देंगे, ब्लड सेल्स करते हैं तो ल्यूकेमिया कह देंगे, यानी जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं, और लिम्फ टिश्यूज़ अगर ट्यूमर कोज कर रहे हैं तो उसको लिम्फोमा कह देंगे। इसी में आप एक बार देख लेना, कैंसर के दो टाइप हैं, बेनाइजिन और मैलिग्नेंट। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, बेनाइजिन में तो क्या होता है कि एक जगह पे ट्यूमर कोज हुआ है तो सिर्फ वहीं रहता है, वो स्प्रेड नहीं होता। लेकिन मैलिग्नेंट में क्या है, वो पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाता है, मल्टीपल ट्यूमर्स कॉज करता है। नेक्स्ट इंटरफेरेंस का रोल बताना है। इंटरफेरेंस क्या थे, प्रोटीन्स थे जो रिलीज़ किए जाते थे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा। अब इसके फंक्शंस क्या होंगे, ये इनहिबिट करेगा वायरल रेप्लिकेशंस को, और एक्टिवेट कर देता है इम्यून सेल्स को, और प्रोटेक्ट करेगा दूसरे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन फीवर एज डिफेंस मैकेनिज्म। फीवर आपकी बॉडी के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, कैसे, क्योंकि फीवर से क्या होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब
बढ़ेगा तो वो उससे क्या होता है कि पैथोजन की ग्रोथ क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। हाई टेम्परेचर पे पैथोजन बहुत स्पीडली ग्रो नहीं कर पाते। हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को इन्हेंस करता है और WBC की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया, कि निमोनिया के कॉजेज़ क्या हैं और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि निमोनिया करता कौन है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है पॉजिटिव एजेंट है। उसके बाद इसके सिम्टम्स में आपको याद रखना है फीवर, चेस्ट पेन और डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो जाती है। जो हमारी एल्वियोलाई है ना, उसके अंदर वाटर फिल हो जाता है, जिसकी वजह से गैशियस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाता और आपको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, वैक्सीनेशन के थ्रू और गुड हाइजीन के थ्रू। तो ये आपके बोर्ड के क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं। बाकी हम और कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।